सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आपको मैं बताने वाला हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। आप हेडिंग भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ आसान सा है। हमने जो रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया है रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए, उसमें एक छोटा सा टर्म आ जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर ये तो रिफ्लेक्शन का पार्ट हो गया। फिर नहीं यार, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ किस तरीके से होते हैं ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सॉरी मैं भी रिफ्रैक्शन बोल दिया। तो गड़बड़ नहीं करना है बच्चों। तो मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान से इसको समझें, और बहुत छोटी सी चीज़ है और छोटी सी टॉपिक है, छोटे से लेक्चर में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो मैं यहाँ पे लिख के भी लाया हूँ बच्चों, कि इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TIR भी बोल सकते हैं, ठीक है। TIR मतलब कि तीर नहीं होता, तीर धनुष वाला नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। बोला जा रहा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो लाजमी बात है, ये तो हमने जानते ही हैं भाई हम लोग। एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इंक्रीजेज, अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं डेंसर मीडियम में जो रे है उसका, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो बढ़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा जो कि रेयरर मीडियम में होगा। एल्सो इंक्रीजेज, बिल्कुल सही बात है। एट अ सर्टेन एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। कोई ऐसा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कराएंगे जिस टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। और बाद में फिर ये भी बात बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीडेड द क्रिटिकल एंगल देन लाइट रे comes back into the same medium after reflection from interface. This phenomena is called the total internal reflection. अब इतने सारी चीज़ बोल दिए तो इतना नहीं घबरा जाना है कि बहुत सारा अंग्रेजी में कुछ भी लिखा हुआ है। तो चीज़ें बहुत आसान सी बात लिखा हुआ है, जो मैं आसान सी भाषा में आपको समझाता हूँ। मैं ये डायग्राम NCERT से लाया हूँ बच्चों, ये जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें मीडियम 1 जो है यहाँ पे वो डेंसर मीडियम है, और ऑब्वियसली अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे जा रही है बच्चों, तो मीडियम 1 से मीडियम 2 मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर जा रही है तो यहाँ पे लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है। लेकिन अगर 90 डिग्री पे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 90 डिग्री हो जाता है उस केस में, ठीक है। ये तो हमने पढ़ाई है कि अगर नॉर्मल जाता है सरफेस के नॉर्मल रेस, तो वो नॉर्मली ही रिफ्रैक्ट हो जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी हुए हैं। आगे चल लेते हैं, O1 पॉइंट पे देख लेते हैं। ए पॉइंट से अगर लाइट रे निकल रही है तो O1 पॉइंट पे अगर ऐसे करके चली जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ से ये लाइट रे रिफ्रैक्ट हो सकती है। और तो और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रे रिफ्लेक्ट भी होती है भाई अपने ही मीडियम में। ऐसा केस आपको समझना पड़ेगा, ऐसा होता है। सारा यहाँ पे रिफ्रैक्ट नहीं हो जाता है। कुछ रेज जो होती है वो अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। आखिर लाइट रेज जो बच्चों हम पढ़ते हैं वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना भाई, है ना। तो उसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसी मीडियम में रह जाता है। कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो 100% रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कुछ अमाउंट ऑफ रेज जो होगी मीडियम में ही रह जाती है, जो पार नहीं कर पाती मीडियम को, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कुछ अमाउंट ऑफ रेज इधर ही रह गई, इधर ही लौट गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर O2 पॉइंट पे आ जाते हैं। तो इस पॉइंट पे भी चलो भाई एंगल और बढ़ा दिया। यहाँ पे आई डैश जो है वो तो बड़ा है ना आई से, इससे तो बड़ा ही है। अब क्या करेंगे, जब ये यहाँ पे लाइट रे आ रही है तो ये अब रिफ्रैक्ट हो रही है, तो रिफ्रैक्ट हो रही है तो ये भी एंगल बड़ा हो गया, आर डैश भी बड़ा हो गया आर से। जैसे ये एंगल बढ़ा है वैसे ये एंगल बढ़ गया, और फिर से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई है अपने ही मीडियम में, ठीक है। अब आगे अगर हम इससे ज़्यादा एंगल लेते हैं, आई डैश से और ज़्यादा एंगल अगर लेते हैं, तो ये एंगल IC आ जाता है। इसी को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो जैसे ही आपने ये एंगल बढ़ाते बढ़ाते आई डैश से IC कर दिया, तो उसके बाद लाइट जो रिफ्रैक्ट हो रही थी वो अपने ही मीडियम पर, मतलब कि उस लेयर जो होता है मीडियम का, उसी पे ऐसे चली जाती है। ना ये लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है, ना ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये इस सतह से होते हुए गुजर जाती है। तो ये एक एंगल आता है जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। आखिरकार बढ़ाते बढ़ाते इसको बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, इसी फिर ये बढ़ेगा। तो बढ़ते बढ़ते हो सकता है ना एक टाइम पे ये पैरेलली हो जाए सरफेस के, तो वो एंगल ऑफ थीटा पे होता है। मतलब इसको हम लोग बोल देते हैं
क्रिटिकल एंगल पे ऐसा होता है। फिर से, और हम तो इंसान हैं, इंसान लोग का चूल मचा रहता है कि हम आईसी से भी बड़ा एंगल लेंगे। अगर आप आईसी से भी बड़ा एंगल ले देंगे तो वहाँ पे फिर TIR दिखेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे सारी रेज इंटरनली ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हो पाती है, ऊपर नहीं जा पाती है। ये केस आपको समझना पड़ेगा बच्चों, कि अगर आईसी से हम ज़्यादा एंगल ले लेते हैं तो उस केस में ये टोटल रेज इंटरनली ही रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने ही मीडियम में। इसको मैं एक इससे भी बताता हूँ, जो मैं यहाँ पे लाया हूँ आपके लिए सिमुलेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है बच्चों, जिसका हम लोग मीडियम 1 का हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वाटर में ला सकते हैं, ग्लास बना सकते हैं, डायमंड बना सकते हैं, जो कि हमको डेंसर मीडियम दिख रहा है। मीडियम 1 ये वाली है, ठीक है ना, इसको मीडियम 1 बोल रहे हैं, और ये ऊपर वाला मीडियम 2 है लगता है, ठीक है। तो मीडियम 2 में मैं एयर ले लेता हूँ, और मीडियम 1 में मैं वाटर ले लेता हूँ। ये वाटर है और ये हवा है। तो बात ये है बच्चों कि अगर यहाँ से अक्सर लाइट रे आ रही है, देखिए ये अंदर इधर इधर की तरफ जा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लगभग 30 डिग्री के आसपास है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लगभग 42 डिग्री के आसपास है। जैसे ही मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने की कोशिश किया, देखिए एक सेकंड, देखिए लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस में बढ़ा रहा हूँ, देखिए, देखें आप, जैसे ही हम लोग 30 डिग्री से बढ़ा रहे थे, शुरुआत में तो ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ मान लेते हैं। जैसे ही मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ, देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। देखिए एक अमाउंट आने पे, एक अमाउंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आने पे ये लाइट नीचे की तरफ बेंड हो जा रही है, ये नीचे आ जा रही है, ठीक है। तो ये एक टाइम पे ऐसे आया होगा, उसके बाद फिर नीचे बेंड हो गया होगा, देखिए बेंड हो जाता है, बेंड हो गया। अब आप ऐसे बढ़ाते जाएंगे, अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो ये फिर से बढ़ेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो फिर इधर की तरफ जाने लगेगा, देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल सीधा हो गया, है ना बच्चों, लगभग 90 डिग्री के आसपास हो गया। तो ये फिनोमिना देखने को मिलता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने यही चीज़ों को ऑब्जर्व किया बच्चों, है ना, कि यहाँ पे अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। तो हम इन चीज़ों को यहाँ पे बताते हैं आपको कि आखिरकार ये सब चीज़ें हो कैसे रही है। तो मैं एक चीज़ को बाहर उठा लेता हूँ, बाहर उठाने का इन सेंस मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ पे ला देता हूँ बच्चों। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर ये हमारे पास लेयर है वाटर का, जैसा कि पीछे एग्जाम्पल में मैंने देखा था सिमुलेशन में, ये ऊपर एयर था, नीचे वाटर था। अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में है भाई, तो इससे जो लाइट रे निकल रही है ऐसे करके जा रही होगी, लाइट रे निकल के बाहर रिफ्रैक्ट हो रही है, और ये हमारे पास कोई ऐसे करके नॉर्मल है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। ये चीज़ तो साफ साफ आपको पता चल रही होगी, इंसिडेंट रे बोल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एंगल पे से रिफ्रैक्ट हो गई है, सॉरी। तो अब अगर हम धीरे धीरे एंगल बढ़ाते गए थे तो फिर एक अमाउंट पे हमको ऐसे मिला था रे, है ना बच्चों, यही तो मैं बता रहा था। थोड़ा सा और आप एंगल ऐसे करके बढ़ा दिए तो ये कुछ इस तरीके से निकल गया था। इस एंगल को हम लोग क्या बोले थे, एंगल हम लोग नॉर्मल से ही मेजर करते हैं बच्चों, ठीक है, एंगल हम लोग नॉर्मल से ही मेजर करते हैं। तो ये एंगल को हमने थीटा सी बोल दिया, वहाँ पे आईसी लिखा हुआ है, हम थीटा सी बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा पंजाबी में थीटा सी हम लोग को सर जब पढ़ाते थे तो बोलते यार थीटा सी पंजाबी में होता है ना, उस टाइप के बोलते हैं ना लोग। मुझे तो उतना पंजाबी नहीं आती, लेकिन अगर आप पंजाब से होंगे तो समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे लोग होते हैं वहाँ के, बहुत अच्छे लोग, लिटरली बता रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसे जा रही है और ये एंगल ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हमको रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे दिख रही है, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री बना रही होगी। मैं पिछले यहाँ पे जब बोल रहा था तो मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया कि यहाँ पे जो ये रे जा रही है रिफ्रैक्ट हो ही नहीं रही है, नहीं रिफ्रैक्ट हो रही है, लेकिन एंगल 90 है तो हमें दिख नहीं रही है। मैं अगर वैसा कुछ बोल दिया बच्चों, गलत शब्दों का उपयोग कर दिया तो सॉरी। मैंने लगता है कि पीछे बोल दिया था कि ये रेज हो जा रही है, रिफ्रैक्ट भी नहीं हो रही, रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रही, नहीं रिफ्रैक्ट हो रही है, लेकिन नॉर्मल से एंगल 90 डिग्री है तो हमें दिख नहीं रहा था, एक्चुअली में हो रही है भाई चीज़ें तो होती हैं लेकिन बस नज़र नहीं आ रही थी। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं बच्चों हम लोग। यहाँ पे क्या बोला जाता है स्नेल्स लॉ में, मतलब कि अगर वाटर है तो यहाँ पे इसका म्यू हम लोग कुछ लेंगे, म्यू ऑफ वाटर ले लेते हैं, मतलब कि ये डेंसर मीडियम है तो हम लोग इसको म्यू डी भी बोल सकते हैं।
और ये रेयरर मीडियम है ना, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है बच्चों। तो यहाँ पे म्यू आर का हम लोग यूज करेंगे। तो स्नेल्स लॉ लगाने पे क्या होगा, एंगल यहाँ से रे जा रही है तो म्यू वन मतलब म्यू डी साइन ऑफ थीटा सी इक्वल टू म्यू रेयर इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे जो है 90 डिग्री बना रहा है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, आपको पता होगा। तो साइन ऑफ थीटा सी का जो वैल्यू आ रहा था बच्चों, वो म्यू आर बाई म्यू डी आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और म्यू आर तो हमको दिख रहा है कि हवा है तो एक ले लेंगे, और म्यू डी हमको म्यू दिख रहा है जो कि वाटर का है। तो अब हमको पता चल गया बच्चों कि यहाँ पे साइन थीटा सी का जो वैल्यू आता है, अगर ऊपर एयर हो तब 1/म्यू हो जाता है। कोई बात नहीं है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे जो म्यू हम लोग ले रहे हैं ना, म्यू एक्चुअली में है क्या, म्यू को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये म्यू ऑफ क्या बोलते हैं यहाँ पे, डेंसर मीडियम और विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम है। तो इसको म्यू डी अपॉन म्यू आर भी लिख सकते हैं। और इसी का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे तो ये वैल्यू जाएगा तो म्यू आर ऊपर चला जाएगा, यही आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है बच्चों कि ऊपर म्यू आर आता है, नीचे म्यू डी आता है, ठीक है। ये चीज़ पता चल गया होगा। और जैसे ही हम लोग एंगल बढ़ाते जाते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे थीटा सी से ज़्यादा एंगल ले दिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो अगर थीटा सी से ज़्यादा हुआ, जो कि अगले केस में मैं लेके समझा देता हूँ। एक सेकंड, यहाँ नहीं आना चाहिए, मैं इधर ही ले लेता हूँ बच्चों, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। तो ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये TIR का केस हो जाएगा। यहाँ पे क्या काम करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ये TIR मार देगा जो रे होगा वो रिफ्लेक्शन कर देगा, रिफ्रैक्शन नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा। मतलब ये केस है TIR का, ठीक है। तो अगर जब TIR होगा बच्चों किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, अगर रेज को ऐसे जाना था, रेज को तो ऐसे जाना था, तो ये रे इतना मुड़ गई, इतना इधर डेविएट हो गई, हम लोग बोलते हैं ना डेविएशन। तो डेविएशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पूरा रे ऐसे बना के, तो ये 180 डिग्री, 180 डिग्री में से ये वाली एंगल घटा दो भाई, 180 डिग्री माइनस एंगल आई प्लस एंगल आर। और अगर रिफ्लेक्शन हो रही है तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा तब ऐसा होता है, रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि जो डेविएशन हो रहा होगा 180 डिग्री माइनस का 2 टाइम्स ऑफ आई बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, और आर भी लिख सकते हैं। तो इसी का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं पाई माइनस 2i, ठीक है बच्चों, लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये डेविएशन हमारे पास आ गया आई क्या है हमारे पास, थीटा सी से बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग थीटा सी का वैल्यू भी बता सकते हैं। थीटा सी का वैल्यू साइन इनवर्स में आ जाएगा 1/म्यू। तो ये चीज़ें हम ये सब चीज़ें बता सकते हैं बच्चों लिखने के लिए। तो एग्ज़ाम में यही सब से पूछा जा सकता है, बहुत हल्की हल्की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है आपसे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन थीटा सी जो होता है बच्चों, आपको भी याद हो जाना चाहिए, 1/म्यू होता है, जिसको हम लोग म्यू रेयर मीडियम अपॉन म्यू डेंसर मीडियम लिख देते हैं, ठीक है भाई। और जो डिविएशन आता है हमारे पास वो आता है एंगल ऑफ इंसिडेंट माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया क्या, ये 180 डिग्री माइनस होता है ना, मतलब पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है ग्रेटर देन थीटा सी। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं, छोटी छोटी बातें जो कि बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। बिल्कुल आसान सी चीज़ है बच्चों। कुछ कुछ हमने उसके बारे में पॉइंट लिया है TIR के बारे में, वो आपको देखना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस लाइट फ्रॉम द एयर टू वाटर ग्लास, अच्छा मतलब कि एयर टू वाटर या फिर ग्लास की बात हो रही है, दोनों में से कोई ले सकते हैं, वाटर ले लीजिए ग्लास लीजिए। फ्रॉम वाटर टू ग्लास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नेवर टेक प्लेस। बिल्कुल सही बात बोली जा रही है, बोली ये जा रही है कि लाइट रे अगर एयर से वाटर में जाता है रिफ्लेक्शन तो होगा भाई, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो रिफ्रैक्ट होगा, लेकिन TIR का कंडीशन ही नहीं बनेगा। क्योंकि TIR का कंडीशन तभी बनता है जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाता है, तब बनता है, ठीक है। इसमें नहीं बनेगा। सर क्यों नहीं बनेगा, बताओ ना सर।
बच्चों कैसे बनेगा देखिए यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे अगर हम कितना भी कोशिश कर लें कि अगर हम यहाँ पे यहाँ से लाइट रे ला रहे हैं तो ये तो ठीक है रिफ्रैक्ट हो रही है, ये तो ठीक है रिफ्रैक्ट हो रही है, तो ये जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे आते हैं तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। तो लाइट रे जब हम बढ़ाते जाएंगे इसका एंगल ऐसे ऐसे, तो लाइट रे इसके तरफ ऐसे बढ़ता जाएगा। एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट ये जो है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो अगर हम इसका वैल्यू अगर ऐसे इस करके इधर बढ़ाते जाएंगे तो इसका वैल्यू इधर बढ़ता जाएगा, इधर बढ़ाएंगे इधर बढ़ता जाएगा, इधर बढ़ेंगे इधर, तो ये कभी टीआईआर का कंडीशन ही नहीं हो पाएगा। टीआईआर में क्या होना चाहिए कि मुड़ते मुड़ते इसको 90 डिग्री तक जाना चाहिए, ठीक है, तो वो हो ही नहीं पाएगा। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी लोगों ने करके देखा है, होता ही नहीं है वो कंडीशन, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुड़ना भी चाहिए ना, लाइट को मुड़ना चाहिए तभी तो टीआईआर बनेगा। तो वही बोला जाता है कि डेंसर से रेयर मीडियम में ही टीआईआर होगा, रेयर से डेंसर मीडियम में नहीं होगा भाई, ठीक है। तो वही बोला जाता है कि वाटर से ग्लास में भी नहीं होगा, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ठीक है। इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लगभग लगभग 100% इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, देयर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी वाइल द इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, रिफ्रैक्शन से रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस there is some loss of intensity, all the light can never be reflected or refracted. This is why image formed by the TIR is much brighter formed by the lens or mirror. बेसिकली बात ये बोला जा रहा है बच्चों कि अगर हम लोग मिरर से रिफ्लेक्शन करके अपना चेहरा देखते हैं, जो इमेज देखते हैं, या फिर हम लोग लेंस का यूज करेंगे, आगे हम बताएंगे उस चीज़ के बारे में, तो लेंस से जो रिफ्रैक्टेड रे से इमेज बनती है उनका इंटेंसिटी कम होता है, वो सब जो इमेज बनते हैं उनका इंटेंसिटी कम होता है, कम इंटेंसिटी की बनती है, ज़्यादा लाइट रे उसमें रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट नहीं हो पाती है। लेकिन TIR का कंडीशन में जब सारी की सारी लाइट रे जब ऐसे जाती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने ही मीडियम में, तो बोला जाता है कि 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू लेंस और मिरर, इसको ज़्यादा इंटेंसिटी का इमेज फॉर्म करता है। ये जो TIR का कंडीशन में जो होता है इमेज फॉर्म, वो एज कम्पेयर टू लेंस और मिरर से ज़्यादा इंटेंसिटी का होता है, ज़्यादा ब्राइट होता है, ये ऐसा फिनोमिना है, ठीक है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम क्रिटिकल एंगल, उसी को बोला जा रहा है जिस टाइम पे TIR हो जाएगा उसके आगे के एंगल पे, डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, डेट इज द ग्रेटर द वेवलेंथ ऑफ लाइट लेसर विल बी, म्यू की बात हो रही है, सो ग्रेटर विल बी द क्रिटिकल एंगल, ओके। दिस इज वाई क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम फॉर द रेड एंड मिनिमम फॉर द वायलेट। बात ये बोला जा रहा है बच्चों, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, जो हमारे पास साइन थीटा सी आ रहा है वो आ रहा है 1/म्यू, सर म्यू आर बाई म्यू डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअली में अगर हम देखें तो थीटा सी का जो वैल्यू है वो है साइन इनवर्स में 1/म्यू। और आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों कि जो हम म्यू का वैल्यू पढ़े थे पिछले लेक्चर्स में, हम लोग रिफ्रैक्शन जब पढ़ रहे थे, तो जो म्यू का वैल्यू आता है वो C/V आता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यू का वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम आ गया, और वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर हम लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा लिखना पड़ेगा, तो वेलोसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाता है, तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी तो चेंज हम कर ही नहीं रहे हैं, लेमडा का चेंज कर रहे हैं ना, तो हम लोग वेवलेंथ को देखेंगे। तो ये चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि मीडियम ऑफ द क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, क्रिटिकल एंगल जो है थीटा सी जो है वो 1/म्यू पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जो थीटा सी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है, ये चीज़ तो हमें पता ही चल गया, और आगे से आपको ये चीज़ भी पता चल गया। क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, 1/म्यू है, तो 1/म्यू करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आ जाएगा, ठीक है भाई। पूरा ही लिख दें क्या बच्चों, लिख ही देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो जाएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, मैंने कैसे लिखा आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, आना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो गया और स्पीड ऑफ लाइट का
भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्रेटर द वेवलेंथ ऑफ लाइट लेसर विल बी द म्यू। ग्रेटर द वेवलेंथ ऑफ लाइट लेसर वैल्यू ऑफ द म्यू, बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है। ऑल्सो द ग्रेटर विल बी द क्रिटिकल एंगल, ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा। तो सब रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, यही बेसिकली यही बात बोली जा रही है। क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम होगा रेड के लिए और मिनिमम होगा वॉयलेट के लिए, इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि क्रिटिकल एंगल जो है थीटा सी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट है। थीटा सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट है। लाइट का वेवलेंथ जो होता है बच्चों 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और 7000 एंगस्ट्रॉम मतलब कि ज़्यादा वेवलेंथ वाला लाइट रेड होते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होगा ना वीक बिहेवियर के बारे में। ये जो होती है इससे इस तरफ जाते हैं हम लोग तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जो रेड होता है ना, इधर रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो उसका क्रिटिकल एंगल भी ज़्यादा होगा, और वायलेट जो होता है जिसका वेवलेंथ कम होता है उसके लिए थीटा सी का वैल्यू भी कम हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है। आसान सी बात है, आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। आगे चल लेते हैं, एक और छोटी सी पॉइंट आ गया। गिवन लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडियम लेसर द वेवलेंथ होगा ना, लेसर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर विल बी द क्रिटिकल एंगल। अच्छा, क्रिटिकल एंगल जो है वो ज़्यादा होगा म्यू कम होने से, बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है। वही चीज़ तो है जो यहाँ पे बोला गया था, म्यू ज़्यादा तो क्रिटिकल एंगल कम, और म्यू कम तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा। ठीक है भाई, ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब ये भी बात है कि अगर ग्लास एयर में होगा, ग्लास एयर में अगर जा रही है लाइट सॉरी, बिल्कुल ग्लास से एयर में लाइट जा रही है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है हमें, एयर का भी पता है। तो आप लोग यहाँ पे म्यू देख सकते हैं, तो उसके बाद साइन थीटा से आप निकालेंगे तो ये आएगा 42 डिग्री। उसी तरीके से वाटर एयर में जो कि हमने सिमुलेशन में देखा था तो उस टाइम पे 49 डिग्री आता है साइन थीटा सी का वैल्यू, थीटा सी का वैल्यू। क्योंकि ये सब दिया है तो आप थीटा सी तो निकाल ही सकते हैं। और ये भी यहाँ पे अगर ग्लास वाटर में भी देखा जाए तो वहाँ पे भी हमको लगभग 63 डिग्री के आसपास मिलता है थीटा सी, मतलब क्रिटिकल एंगल। तो चीज़ें बहुत आसान है मुझे, ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ TIR रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कुछ एग्जाम्पल, कुछ एप्लीकेशन हम देखते हैं। एक यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये वाटर है, अगर ये वाटर है हमारे पास, और अगर ये एयर बबल है, ये बबल एयर का है, तो ऑब्वियसली ये वाटर है तो ये डेंसर मीडियम होगा। तो डेंसर मीडियम में अगर लाइट इंसिडेंट करता है तो वो TIR शो करेगा। तो यहाँ पे TIR शो हो रहा है भाई, है ना, TIR शो हो रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे आई का वैल्यू उसके लिए, TIR के लिए आई का वैल्यू यहाँ पे थीटा सी से ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे है भी, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे TIR होगा अगर आई का वैल्यू थीटा सी से ज़्यादा है। दूसरा एप्लीकेशन जिसमें लाइट पाइप देख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर भी। इसका तो यूज बहुत सारा होता है क्योंकि आपका जो इंटरनेट चल रहा है बच्चों, वो अंदर अंदर केबल्स के थ्रू ही लाइट के स्पीड से ट्रांसमिशन होता है उसमें सिग्नल्स का। तभी तो इतना जल्दी से हम फ़ोन उठा लेते हैं, जल्दी से जितना भी जल्दी चीज़ें होती है, इंटरनेट कितना फास्ट चलता है, तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर ही तो यूज हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही तो जो सिग्नल्स हैं वो एक्सट्रीमली हाई लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर रही है, इसीलिए आपको एकदम सेकेंडों में तुरंत सब कुछ रिसीव हो जाता है। जैसे कॉल आया, सेकेंडों में रिसीव कर लिया। सर तो उसमें कहाँ ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है, ये नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कनेक्शंस है, जो टावर लगे हुए हैं, वो अंदर अंदर से ज़मीन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो उसमें भी जो पाइप्स लगे होते हैं वो ऑप्टिकल केबल्स के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं। वो पाइप लगे होते हैं, उसमें ऑप्टिकल पाइप बोलते हैं, और उसमें ऑप्टिकल फाइबर का ही मटेरियल होता है। मतलब कि उसमें जैसे क्वार्ट्ज मिला दिया जाता है, उसको बनाने के लिए देखिए क्वार्ट्ज या ग्लास का यूज किया जाता है, ये सब फाइबर का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ कंपोजिट ऑफ ग्लास क्वार्ट्ज। ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ कोर एंड कोलाइडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर इज μ1। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर μ1 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, मतलब क्लैडिंग मतलब बाहर वाली पार्ट को बोला जाता है। ये आप देख रहे होंगे कि μ1 ये अंदर वाली है, ये इनर मटेरियल होता है, ठीक है बच्चों, ये इनर मटेरियल होता है। और μ2 जो है ये क्लैडिंग है। क्लैडिंग मतलब कि बाहर का होता है, जो बाहर का ये लेयर देख रहे हैं ना, ये वाली पूरी लेयर, ये वाली, तो इसको हम लोग बोल देते हैं बाहर का लेयर, तो उसको क्लैडिंग बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर लाइट को पूरी तरह से यहाँ पे TIR मारना है
तो ऑब्वियसली अंदर वाली जो मीडियम है वो डेंसर होनी चाहिए, तो म्यू वन का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि TIR अगर होना है तो म्यू वन जो होगा वो बड़ा होना चाहिए म्यू टू से, और जो कि ऑप्टिकल फाइबर में होता भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, लाइट रे बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन मारती है जो कि TIR है। ठीक है, काफ़ी आसान सी चीज़ें है बच्चों, और इसका यूज तो समझ ही रहे हैं आप, पूरा इंटरनेट चल रहा है इसी सब चीज़ों पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका यूज जो TIR होता है उनका यूज प्रेजो प्रिज्म में भी किया जाता है। एक्चुअली में प्रिज्म अभी हम बता नहीं रहे हैं, प्रिज्म तो आगे का टॉपिक है, लेकिन एक छोटा सा एप्लीकेशन जो TIR के लिए है, जैसे राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है उसमें यूज एज अ पेरिस्कोप बाई बाइनोकुलरस। इट इज़ यूज टू डेविएट द लाइट ऑफ फ्रॉम 90 डिग्री 180 डिग्री एंड इरेक्ट इमेज बनाने के लिए होता है। बेसिकली बात ये है कि आप इसमें क्या करते हैं कि लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं आपने इंसिडेंट कराया तो यहाँ से बाहर निकलेगा, उसी तरीके से एक और लाइट रे अगर आप यहाँ पे इंसिडेंट करा दें बिल्कुल पैरेलल टू बेस, तो इसका भी रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका हुआ। तो अगर आप यहाँ पे एक इमेज ले लें इस तरीके से AB, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो ऐसे बनेगा। बिल्कुल सर, जो A', B' हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये ऐसे है और ये ऐसे है, मतलब ऊपर वाला ऐसे था, ये ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो फाइनली जो इमेज बनता है उसका 90 डिग्री एंगल बनता है किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। तो वही बोल रहा है कि यूज टू लाइट डेविएट, लाइट रे डेविएट करने के लिए 90 डिग्री से होता है, 180 डिग्री से, और इरेक्ट इमेज बनता है। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री से डेविएट होता है, वो दिख रहा है हमें। ठीक है भाई, उसी तरीक़े से फिर यहाँ पे भी ला दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे जा रहा है, एक लाइट रे ऐसे ला दीजिए, एक लाइट रे ऐसे जा रही है, तो बिल्कुल पैरेलली एकदम जाएगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। तो अगर यहाँ पे इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इमेज उसका ऐसे बनेगा। तो ये AB है, तो ये A', B' बनेगा। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में एंगल जो बनेगा 180 डिग्री का, दोनों का एरो एक दूसरे की तरफ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 180 डिग्री का लाइट रे दोनों डेविएट हो रहे हैं। इसका लाइट रे देख सकते हैं आप, ये अगर ऐसे इमेज है ऐसे इस तरीके से, ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, ये B को इस तरीके से मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये कैसे बनेगा बच्चों? ये ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ऐसे बन जाएगा A', B', कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बनेगा ना, बिल्कुल। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो यहाँ पे भी डेविएशन हो रहा है, बेंडिंग ऑफ इमेज, यहाँ पे 180 डिग्री से 90 डिग्री से, यहाँ पे कुछ और एंगल से बेंड हो रहा है, जो आप निकाल भी सकते हैं देखकर, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है वैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत यूज है। तो हम आगे प्रिज्म के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक होता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ों को मैं बताऊंगा। ये बस बेसिक था TIR का एप्लीकेशन में। यहाँ पे भी TIR का एप्लीकेशन में एक ये एग्जाम्पल समझ सकते हैं। इसको हम लोग लूमिंग बोलते हैं। जहाँ पे ठंड के दिन होती है ना बच्चों, जब जाड़ा आ जाती है, जब सर्दियाँ आ जाती है, और कोई कोई देशों में तो सर्दियाँ ही रहती है हमेशा, तो कोल्ड वेदर्स वहाँ पे होती है, तो वहाँ पे जहाज जो चलते हैं ना, जैसे बर्फ़ ये जो नीचे होती है ना, ये सब बर्फ़ बन जाती है। देखिए यहाँ पे बर्फ़ दिख रहा होगा, समुद्र में भी बर्फ़ जम जाती है। तो ज़्यादा कोल्ड वेदर के कारण ऐसा होता है। तो वहाँ पे एक टाइप का फिनोमिना देखा जाता है, क्योंकि बर्फ़ जमने से यहाँ की आसपास की हवाएं तो ठंडी हो जाएगी। जो लेयर, जैसे हवा तो लेयर में बटी हुई है ना, हम लोग जानते ही ये चीज़ों को। तो नीचे वाली जो हवा होगी, जो बर्फ़ के लेयर के पास होगी, वहाँ पे तो ये डेंसर की तरह काम करेगा, ये हवा ज़्यादा डेंस हो जाएंगी। कोल्ड वेदर है ना भाई तो हवा ज़्यादा यहाँ पे डेंस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर तो कुछ ना कुछ हवा में पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ गैप होगी, तो वहाँ पे ज़्यादा कोल्ड होता नहीं है। ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा कोल्ड नहीं होता। तो एज कम्पेयर टू नीचे वाला लेयर ऑफ एयर, ऊपर वाला लेयर ऑफ एयर तो रेयर ही माना जाएगा। इसके कंपेरिजन में तो ऊपर वाला जो लेयर है वो रेयर ही माना जाएगा। नीचे डेंसर हो गया, ऊपर रेयर हो गया। TIR का फिनोमिना हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई शिप अगर उस समुद्र में उस पानी में चल रही है, तो शिप से जो आने वाली रेज होगी वो तो मेरी आंखों पे पड़ेगी ही। सामने आ रही है शिप, आंखों पे रेज पड़ रही है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट से तो रेज हर तरफ निकल रही है। तो ऑब्जेक्ट से रेज कुछ ऊपर की तरफ भी जा रही होगी, तो ऊपर की तरफ जा रही होगी, कुछ ऊपर की तरफ जा रही होगी, ऐसे करके। ठीक है, तो रेज कुछ ऐसे जाते जाते एक एंगल उसको मिला होगा कि उस टाइम पे ये TIR मार देगा, पलटी मार देगा, ऐसे करके ये पलटी मार दिया। तो ऐसे जो जाने वाली रेज होगी वो TIR मार देगी।
एक एंगल ऐसा मिलता है जो थीटा सी से ज़्यादा होता है, उस टाइम पे ये टी आई आर मारेगा। तो टी आई आर जैसे ही मारेगा तो आपकी आंखों पे जो रेज आएगी उसको लगेगा कि ये ऊपर की से रेज आ रही है। आपका जो आंख है वो क्या पढ़ता है कि लाइट रेज सीधे ही तो ट्रेवल करती है। उसको लगेगा कि भाई लाइट रेज सीधे ट्रेवल करती है तो यहाँ पे तो आ रही है, तो आ कहाँ से रही होगी, लगभग लगभग यहाँ से। एक वर्चुअल इमेज बनता हुआ दिखेगा जो कि उल्टा भी होगा, है ना। एक वर्चुअल इमेज ऊपर ऐसे डॉट डॉट क्रिएट करेंगे तो ऐसे दिखेगा। तो मतलब अगर जहाज पानी में चल रही है और आपको जहाज आसमान में दिखेगी बच्चों, ऐसा होता है ना। उसको लूमिंग बोला जाता है कि ऑप्टिकल इल्यूजन इन कोल्ड वेदर्स, कोल्ड कंट्रीज में ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा एक दिमाग में भ्रम हो जाता है, ऐसा लगता है लोगों को कि भाई जहाज ऊपर है और उल्टा है आसमान में उल्टा जहाज आ रहा है हमारे तरफ। तो टी आई आर के कारण हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे पहले लोगों को जानकारी नहीं था ना, जब कोल्ड वेदर्स रहते थे पहले लोगों को पता नहीं था, लोग बोलते थे भाई भूत है वो है ना, ये बहुत कुछ अलग काली शक्तियाँ हैं जिसके कारण हमें ये जहाज उल्टा दिख रहा है। मतलब ये जो जहाज है, ये जो जहाज है ये भूत वाला जहाज है वो उल्टा करके दिखा रहे हैं हमें। तो ऐसा कुछ नहीं था, धीरे धीरे लोगों ने पता किया तो ये टी आई आर का कंडीशन था, ठीक है। अब ये तो ठीक है, अब आप रहते हैं कोल्ड वेदर में तो नहीं रहते हैं। अब हमारी भारत में, हमारी इंडिया में इतनी भाई गर्मी है, अभी मैं पसीने से लथपथ हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम अपना इल्यूज़न देख सकते हैं, जिस जो इल्यूज़न को हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल इल्यूज़न इन डेजर्ट्स। हमारे यहाँ भी इल्यूज़न हो रहा है, डेजर्ट्स में देखा जाता है। ये तो रोड पे भी हम जब पढ़ने जाते थे ना साइकिल से, तो हम भी देखे थे बच्चों, हम लोग भी जाते थे तो देखते थे कि रोड पे भी पानी दिखता था। गर्मी के दिनों में लगता था कि रोड पे पानी है, जबकि वहाँ पे नहीं होता था। ऐसा ही होता है डेजर्ट्स में। यहाँ पे केस बिल्कुल उल्टा है लूमिंग से। कैसे कि भाई यहाँ से ये जो पेड़ वेड़ है, पेड़ तो ऊपर ऐसे इस टाइप से है, हम यहाँ पे हमारी आँखें हैं, हम यहाँ से अगर देख रहे हैं चीज़ों को, अगर हम यहाँ से चीज़ों को देख रहे हैं तो भाई ऑब्वियसली बात है, रेत जो होती है, जो बालू है नीचे बिछा हुआ, ये सब गर्म हो जाती है भाई। गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये सब रेत की, उसके कारण इसके अगल बगल वाले हवा के लेयर जो होंगे वो भी गर्म हो जाते हैं। तो इधर बिल्कुल हवा पतली हो जाती है, हवा ज़्यादा गर्म हो जाती है तो पतली हो जाती है, उसके पार्टिकल्स ज़्यादा दूर दूर चले जाते हैं गर्मी के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण। तो ये लेयर में जो हवा होगी उनके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, जबकि ऊपर वाले पार्टिकल्स जो होंगे थोड़ा हाइट पे होंगे, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में दूरी नहीं होगा, तो वो डेंस हो जाएंगे एज कम्पेयर टू रेयर मीडियम, एज कम्पेयर टू वार्मर एयर। ऊपर वाला तो एयर ठंडा होगा ना, इतना भी ठंडा नहीं होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो ठंडा होगा। तो ऊपर तो बिल्कुल लेयर ठीक चल रहा है, ठीक है, ऊपर से आ रही है लाइट रेज, हमारी आंखों पे पड़ रही है। लेकिन जो लाइट रेज इससे नीचे भी तो आ रही होगी, लाइट रेज ऐसे करके यहाँ से आ रही होगी। अब आ गया यहाँ पे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है, तो लाइट रिफ्रैक्ट होगी। लेकिन धीरे धीरे कुछ एंगल हमें ऐसा मिलेगा, कुछ ना कुछ एंगल ऐसा मिलेगा उस टाइम पे, ये लाइट रेज जब हमारे आंखों पे रिफ्लेक्ट होकर आएगी, तो उसी टाइम पे अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे डॉट डॉट से मिलाएंगे तो हमें लगेगा कि भाई पेड़ उल्टा है नीचे, जमीन पे पेड़ दिखेगा वो भी उल्टा। तो ये वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है जो हमें दिखेगा। अब पेड़ बना है नीचे तो पेड़ तो ऐसे ही नहीं बनता, तो नीचे कुछ आखिरकार पेड़ बना है ऐसे है ऊपर, और पेड़ उसका रिफ्लेक्शन होकर नीचे बना है चित्र जो कि उल्टा इमेज बना है। तो पेड़ ऐसे ही तो नहीं बना होगा, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी होगा, क्योंकि पानी रहता है तो उसका रिफ्लेक्शन ट्री का हो जाता है और हमें पानी में वो ट्री का इमेज दिखता है। तो वैसा ही इल्यूज़न क्रिएट होता है आपके दिमागों में, लगेगा कि भाई पेड़ का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, इसका मतलब पक्का वहाँ पे पानी होगा। पेड़ का रिफ्लेक्शन होकर जो चित्र हमें दिख रही है, जो उसका वर्चुअल इमेज दिख रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन वो दिख कैसे रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा स्लिपरी मटेरियल होगा जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आ रही है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन तो यहीं से हो जा रही है, रेज यहाँ से आके हो जा रही है, जबकि हमको लग रहा है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है तो इसका मतलब नीचे पानी होगा, तभी तो ये लाइट रे यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ रही होगी, तो यहाँ पे हमको दिख रही है कि यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो नीचे पानी होगा, पानी में इमेज बनता है। तो ऐसा लगता है, आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे पानी है, और ऐसा लगने के कारण आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे भाई पानी है ही नहीं फिर आगे दौड़ेंगे अगर पानी है, पानी मिलेगा ही नहीं कहीं। ये इल्यूज़न है, ठीक है, इसको ऑप्टिकल इल्यूज़न बोल देते हैं बच्चों। तो ये भी एक एप्लीकेशन ऑफ टी आई आर है। तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं चीज़ों को। और भी बहुत जगह देखा जाता है, जहाँ पे तेल गर्म होती है तो गर्म हवाएं बनती है, तो बहुत जगह दिखी जाती है। होटल वोटल में आप देखेंगे समोसा छानता है ना, वहाँ पे भी टी आई आर दिखता है, अगर आप ध्यान से देखें तो। आप देखे होंगे तो बताइएगा।
बाकी ये चीज़ें ठीक है, इतनी सारी समझने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दिया। अब छोटी सी चीज़ और एक डिस्कस कर लेता हूँ, जिसमें फील्ड ऑफ विजन बोलते हैं फिश का या स्विमर का। अगर आप तैराकी हैं, आप अंदर पानी में तैरते हैं, फिश तो तैरता ही है, तो उनको ये पूरी दुनिया कुछ अलग तरीके से दिखाई देती है। हम जैसे देख रहे हैं हवा में, वैसे नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो पानी के अंदर है और डेंसर मीडियम में एज कम्पेयर टू एयर। तो उनको दुनिया दिखाई देती है, लेकिन अलग तरीके से। मतलब बोला ये जा रहा है कि अ फिश और डाइवर, डाइवर मतलब कि तैराकी जो पानी में तैरते हैं, इनसाइड अ वाटर कैन सी द होल वर्ल्ड थ्रू अ कोन। देख रहे हैं ना, होल वर्ल्ड देखेंगे लेकिन एक अलग तरीके से, कोन से। कैसे? फिश इनसाइड अ वाटर कैन नॉट सी द इंटायर सरफेस ऑफ द पॉन्ड, पूरा तो सरफेस नहीं देख सकता है। इट सीज ओनली द सर्कुलर पैच ऑफ द लाइट, बिकॉज ओनली दोज लाइट्स ऑफ रेज विच आर इंसिडेंट विद इन द कोन सेमी वर्टेक्स एंगल सी रिफ्लेक्टेड आउट ऑफ द वाटर ऑफ द सरफेस। बोला ये जा रहा है कि ठीक है, जो तैराकी है, डाइवर है, जो मछली है, वो तो पूरे वर्ल्ड को नहीं देख सकती है। अब नीचे से कितना ही वर्ल्ड दिखेगा, उसके लिए तो ये पूरा पानी ही वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये पूरा बाहर के वर्ल्ड को नहीं देख सकती, लेकिन जो भी जितना भी देखेगी ये, वो एक कोन में देखेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो भी चीज़ देखती है वो कोन में दिखता है। ये कोन दिख रहा है आपको? अरे जिसमें कुल्फी खाते हैं वो तो कोन ही दिख रहा है ना, कोन तरह का, ऐसे इस टाइप का। तो इस मछली को ये कोन के आकार में पूरी दुनिया दिखती है, ऊपर वाली। ये सब जब बाहर की, जैसे बाहर अगर कहीं पे पेड़ है तो इसको नज़र आएगी पेड़। बाहर पेड़ है, मान लेते ये पेड़ है, तो पेड़ से आने वाली रेस तो ऐसे करके यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही होगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आकर रिफ्रैक्ट हो रही है। और भी चीज़ें हैं, अगर ऊपर पंछी उड़ रहा है तो वो भी दिखेगा इसको। क्लियर है ना बच्चों? तो ये सब चीज़ें दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज कहीं से रिफ्रैक्ट होकर आ रही होगी। यहाँ पे लेयर पे कुछ, यहाँ पे प्लास्टिक व्लास्टिक होगा तो वो भी ऐसे करके आएगी, यहाँ पे दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन दिख एक कोन के शेप में रही है इसको इस तरीके से। ये एक ऐसा सर्कुलर पैच दिखता है उसको सरफेस पे, इस टाइप का, मतलब इतना दूर में ऐसे ऐसे सब दिख रहा है। बाकी अंदर की चीज़ें तो इसको दिख ही रही होगी, बाकी अंदर की चीज़ें जो भी होगी वो भी रिफ्लेक्टेड रे की तरह दिख रही होगी। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चों कि देखिए, एक्चुअली में लाइट रेज इसके तरफ तो आ रही होगी। अब इधर से पता नहीं इधर कौन बना दिया है, हम इसको इस तरीके से दिखा देते हैं। इधर कोई ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, इधर कोई ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट से ऐसे रेज आ रही होगी और इसकी आंखों पे पड़ रही होगी। तो बात यह है कि आखिरकार ये एंगल थीटा सी क्यों है, मतलब ये थीटा सी ही समझिए। इसलिए है क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई लाइट रे अगर कोई बाहर से आ रही है, जैसे कि ये दिख रहा होगा, इसको आप एक पेड़ की तरह समझें। इसको आप एक पेड़ की तरह समझें, या सन बना रखा है पेड़ की तरह। तो उससे जो लाइट रे आएगी बिल्कुल सरफेस के पैरेलल आ रही है, तो वो बिल्कुल इस टाइप से इसकी आंखों पे पड़ेगी, यहाँ से आएगी इस तरीके से। ठीक है सर, आपने तो बताया था कि टीआईआर के कंडीशन में क्या होता है कि नीचे से ऐसे ऑब्जेक्ट से रेज जाती है और ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है। सर आपने तो ये उल्टा बना रखा है। उल्टा बना रखा है क्योंकि यहाँ पे जो रेज है वो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करेंगे। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है कि जो लाइट रे को आप इस तरीके से दिखा रही हैं, उसी लाइट रे को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, उल्टा डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये चीज़ तो मैं पहले भी बता रखा हूँ। जो लाइट रे इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि समझिए ना, जब टीआईआर होता है तो ये एक प्लेन मिरर की तरह ही तो काम करता है, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है रे इस लेयर से, तो ये प्लेन मिरर की तरह काम करता है। तो जैसा यहाँ पे एंगल होता है वही यहाँ पे एंगल होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी तो फॉलो हो रहा है, या आप लाइट रे को इधर से भेजिए या आप लाइट रे को इधर से भेजिए, बिल्कुल वही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, है ना। इसीलिए लाइट ऑफ लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये एंगल जब इधर से आ रही है तो ये एंगल 90 पे आ रही है, ये एंगल थीटा सी मान लेते हैं। तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको मैं इधर ले आता हूँ कि चलो भाई इस टाइप से मैं बना दिया। कोई लाइट रे अगर इधर से ऐसे करके आ रही है तो ऐसे करके डाइवर के आंखों में पड़ेगी। अब पता नहीं मछली मैं कैसे बनाऊँ, मछली तो मेरे को बनाने भी नहीं आता। ठीक है, ये देखिए इसके आंखों में आ रही है, ठीक है। ये सब पानी है बच्चों, ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो ये जो लाइट रे इधर से आ रही है ऐसे करके, वो इधर इसके आंखों पे पड़ेगी। तो ऑब्वियसली ये एंगल आपको मैं बताना चाह रहा था, ये एंगल 90 पे तो आ रही है, इधर ये एंगल कुछ थीटा सी,
ये लाइट रे को हम ऐसे दिखा रहे हैं, आपको लग तो रहा होगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। आपने तो अभी बताया रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो वहाँ पे थोड़ी टीआईआर होगा, लेकिन मैं बस इसका एरो ऐसे भी यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ऐसे भी यूज कर सकता हूँ। बस मैं ऐसे ही समझाने के लिए किया हूँ, ठीक है। आपको यही समझना है कि मान लेते हैं जैसे यहाँ से तो लाइट रेज नहीं जा रही होगी तो ऑब्जर्वर है, लेकिन अगर देखा जाए तो इधर से तो लाइट रेज आ सकती है, इधर से तो ये तो क्या है, इधर कोई ऑब्जेक्ट ही तो है, तो ऑब्जेक्ट से तो लाइट रे आ सकती है। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, समझ रहे हैं आप, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसके लिए तो ऐसे ही आएगी ना। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा उल्टा तरीके से मत लीजिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि भाई फिर से वही बात, ये तो आपको पता ही होगी कि 1 कर देंगे μ1 इंटू साइन 90 इक्वल टू μ2, मतलब कि इसका मीडियम म्यू मान लेते हैं, इंटू साइन थीटा सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन थीटा सी का वैल्यू कितना आ गया, 1/μ। तो ऐसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ तो आपको पहले से ही पता थी। तो अब अगर किसी एंगल पे मान लेते हैं कि क्या होता है कि इसको इस तरीके से दिखाई देता है, तो यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल थीटा सी हो गया, ये भी अगर कोण बना दिए तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया, तो ये एंगल थीटा सी तो ये भी एंगल थीटा सी। ठीक है भाई, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये भी एंगल थीटा सी जब हो ही गया तो इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ बच्चों, एक कोण की तरह, क्योंकि ये जो बन रखा है ना ये भी इसी तरीके से समझिए कि इधर से लाइट रे आ रही है, इधर आ रही है, ठीक है। ये समझिए कि इधर से ऐसे करके लाइट रे आ रही थी, इधर आ रही थी, तो दो लाइट रेस को हम मिलाएंगे तो यहाँ पे मिलती है इसकी आंखों पे, ये ऐसा सर्कुलर पैच दिख जाता है, ठीक है। तो ऐसा करके देख सकते हैं। तो आप इसको अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें यहाँ पे बच्चों तो क्या होगा, ये भी एंगल थीटा सी हो जाएगा, ये एंगल आर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की हाइट एच मान लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। तो साइन थीटा सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर जो कि आर है अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √r² प्लस h²। तो यही तो 1/μ है, तो वैल्यू आपको दिख गया, म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का ही वैल्यू देख लेता हूँ ना, आर का वैल्यू जो दिख रहा है हमें वो √, एक सेकेंड आर का क्यों निकाल रहा हूँ, आर तो दो जगह है। म्यू का वैल्यू आप देख सकते हैं बच्चों, √r² प्लस h² डिवाइडेड बाई यहाँ पे आर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर स्क्वायर कर दे तो μ²r² हो जाएगा इक्वल टू r² प्लस h² आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं r² का वैल्यू जो कि h² डिवाइडेड बाई μ² -1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर r का भी वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं h/√μ² -1। तो यही एक r का वैल्यू आ जाता है जो रेडियस ऑफ इस पैच होता है, सर्कुलर पैच जो है ना ये उसका रेडियस है। अगर आप इसका एरिया भी बताना चाहें तो बता सकते हैं बच्चों, एरिया भी बता सकते हैं। एरिया क्या होता है, πr² हो जाएगा इस पैच का, पाई इंटू r², मतलब कि h² डिवाइडेड बाई μ² -1 हो जाएगा बच्चों। हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया यार। तो ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। अब बात आ गई कि इसके आगे हम चल लेते हैं, इसके एंगल कुछ एंगल ऐसे आता है, अगर कोई लाइट रे इधर से आ रही होगी कोई ऑब्जेक्ट से तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये एंगल बराबर होगा जो कि आई होगा, जो कि आई का वैल्यू सिंपली हमको दिख रहा है थीटा सी से तो ज़्यादा ही है भाई, ये जो एंगल है इससे तो ये एंगल ज़्यादा ही दिख रहा है, तो इस केस में टीआईआर हो रहा है। और जो ये अंदर की चीज़ें होती है ना इसको टीआईआर के थ्रू ही दिखाई देती है, ये जो मछली है इसको अंदर की चीज़ें जो है यहाँ पे टीआईआर होके ही इसको दिखाई देती है, ठीक है। क्योंकि इससे सब तरफ लाइट रेज निकल रही होगी, कुछ लाइट रेज आंखों पे आ रही होगी डायरेक्टली भी, लेकिन कुछ लाइट रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होके भी इसके आंखों पे पड़ रही होगी, ठीक है, टीआईआर होके भी दिखाई देता है। तो ये मछली अपनी चारों तरफ की दुनिया इस तरीके से देखता है सर्कुलर पैच में, इसको हम लोग स्नेल्स विंडो भी बोल देते हैं, स्नेल्स विंडो रेडियस से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों सवाल कर लेते हैं, काफ़ी आसान आसान से सवाल आ रखे हैं, तो कुछ सवाल हम लोग लाए हैं आपके लिए। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप कि रेक्टेंगुलर स्लैब दे रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, प्लेस्ड ओवर द अनदर स्लैब
ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, बोथ स्लैब्स आर बीइंग आइडेंटिकल डायमेंशन, ठीक है। कॉइन इज प्लेस्ड बिलो द लोअर स्लैब, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ द कॉइन, कॉइन अपीयर्स द प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ द स्लैब व्यूड फ्रॉम द टॉप। बात ये बोला जा रहा है आपको कि दो स्लैब आप बना लीजिए पहले, ऑब्वियसली दोनों को बहुत पास पास रखा गया है, ये बात तो दिख ही रही है। इस टाइप से दो स्लैब है, नीचे एक कॉइन रखा हुआ है, दोनों का डायमेंशन सेम है, मतलब इसका थिकनेस टी है तो इसका भी थिकनेस टी है। और बोला जा रहा है कि अगर हम ऊपर से इसको टॉप व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमको ये कॉइन थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है और ऊपर ऐसा दिख रहा है कि ये इंटरफेस पे दिख रहा है, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख गया ना भाई, फिर ये इसका एक्चुअल हाइट है, ये इसका एपरेंट हाइट है, एच एपरेंट, और ये एच टोटल है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा इंडिविजुअली कि इसका और इसका इंडिविजुअल अगर हम निकालना चाहें कि कितना आ रहा है हमारे पास एपरेंट हाइट, तो इसको मैं मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, तो एच डैश ऑफ ए अपॉन एच टोटल हाइट इसका टी है, इक्वल टू फाइनली जो एयर में जा रहा है, फाइनली जो रेज एयर में जा रही है 1 अपॉन जहाँ से रेज आ रही है, मतलब कि पहला ए स्लैब से आ रही है, तो उसका म्यू कितना दे रखा है, नीचे वाला का 3 था और ऊपर वाला का म्यू था, ठीक है। तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, एच एपरेंट ऑफ बी अपॉन इसका टोटल हाइट टी है, इक्वल टू यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, कितना लिख सकता हूँ भाई, फाइनली तो एयर में जा रहा है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे किससे जा रहा है, म्यू से जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग एच डैश बी लिख सकता हूँ, एपरेंट हाइट ऑफ ये जो ब्लॉक बी है इसको टी अपॉन म्यू लिख सकता हूँ, और यहाँ पे जो एपरेंट हाइट में ए का लिख सकता हूँ वो लिख सकता हूँ टी अपॉन 3। तो अब दोनों का एपरेंट हाइट को अगर हम लोग ऐड कर दें, दोनों का एपरेंट हाइट, तो टोटल हमारे पास नहीं आ जाएगा। समझ रहे हैं आप चीज़ों को भाई, अगर टोटल एपरेंट हाइट हमको इन दोनों को जोड़ दें, टोटल एपरेंट हाइट कितना रहा था, एच डैश, जो कि कितना था टी के बराबर, क्योंकि ये इंटरफेस पे नज़र आ गया ना, तो हमें तो पता चल ही गया हमें तो पता चल ही गया कि यहाँ पे जो एच डैश होगा टोटल, वो एच डैश ए और एच डैश बी का सम होगा। ये कहाँ पे नज़र आ रहा है, टी पे, और यहाँ पे क्या है, टी अपॉन म्यू प्लस टी अपॉन 3। यहाँ से देख सकते हैं ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 बराबर 1 अपॉन म्यू प्लस 1 अपॉन 3। यहाँ से देख सकते हैं 3 प्लस म्यू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 म्यू हो जाएगा। तो यहाँ से इधर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 म्यू बराबर 3, तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा 1.5। ये आंसर हो गया भाई, कितना आसान है बच्चों, ये तरीका था सोचने का। एक और तरीके से आप सोच सकते हैं, चाहे तो आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा ना कि सर यहाँ से जा रही है तो पहले तो ये सरफेस से रेज आई होगी ना ऊपर, तो इसमें आने वाला रेज इस सरफेस के बाद जाने वाला रेज इसमें है और आने वाला रेज इससे है, तो ऑब्वियसली म्यू फाइनल लिखेंगे तो यहाँ पे म्यू लिखना चाहिए ना, 1 क्यों लिख दिए, क्योंकि बच्चों फाइनल एयर में जा रहा था, आखिरकार इस सरफेस से पहला रिफ्रैक्शन हुआ होगा, दूसरा से ये हुआ होगा, तो यहाँ से जो रेज जा रही होगी फिर मिडी होगी ऊपर, तो फाइनल जिसमें रेज आ रही है 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिससे आ रही है म्यू, यहाँ पे ठीक है। लेकिन यहाँ पे जहाँ जहाँ आ रही है तो वहाँ पे म्यू आना चाहिए ना, जहाँ से आ रही है वो 3 आना चाहिए, 1 क्यों लिख दिया, इसीलिए लिख दिया बच्चों, क्योंकि हम फाइनल चीज़ डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं, बीच में अगर ऐसा एक और हो, ऐसा एक और हो, ऐसा एक और हो, कितना भी अगर हम स्लैब रख दें तो आप इस चीज़ का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि ऊपर जो फाइनल ऑब्जर्वर जिस मीडियम में, वो डिवाइड बाई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एच डैश अपॉन एच निकल जाए। ये तरीका है, क्योंकि ठीक है आप सोच रहे हैं उस तरीके से भी हम जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं, देखिए उस तरीके से भी आपको मैं बता देता हूँ। आप ऐसे ही सोच रहे होंगे ना कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे एपरेंट हाइट जो आएगा, एच डैश ए जो आएगा, यहाँ पे एच डैश बी जो आएगा, ये तो नीचे है ना भाई, क्या कर रहा हूँ, आप जिस तरीके से सोच रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, अपॉन एच मतलब कि तो यहाँ पे थिकनेस आ जाएगा, अपॉन थिकनेस तो दोनों का सेम है, इक्वल टू, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, इक्वल टू म्यू फाइनल, फाइनल म्यू किस में जा रहा है बच्चों, म्यू में जा रहा है, डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे फाइनल किस में जा रहा है, एयर में अपॉन म्यू, ठीक है भाई। तो बात ये है, आप यहाँ पे ध्यान समझिए, अगर ये यहाँ पे कॉइन था तो इस कॉइन को थोड़ा सा ऊपर एच डैश मतलब एपरेंट हाइट होगा, तो इसको एपरेंट हाइट कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनली जो अब यहाँ पे अब आ गए, इस स्लैब में आ गए, तो इस लेयर से रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, तो अब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइट लेना होगा, जो ना वो कहाँ पे लीजिएगा, जो यहाँ से कुछ उठ गया होगा, जो इससे कुछ एपरेंट हाइट होगा, प्लस में इसका पूरा थिकनेस,
वही तो पूरा आएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये चीज़ समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से मान लेते हैं एच डैश ए हमारे पास ये आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली में जो यहाँ पे दिख रहा होगा हमें ये वाली चीज़, ये जो कॉइन है यहाँ पे उठा हुआ दिख रहा होगा जब हम इसके बाद का रिफ्रैक्शन देख रहे होंगे, ठीक है। सॉरी, इसमें जब होंगे तब हमको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन जब हम बाद में यहाँ पे आ गए, हवा में आ गए, तो अब ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट बन गया जिसका हाइट हो जाएगा ये थिकनेस प्लस ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एच डैश ऑफ ए आ गया टी म्यू डिवाइडेड बाई 3। तो अब यहाँ पे जो यहाँ पे टी लिखा है ना, यहाँ पे टोटल हाइट ऑब्जेक्ट का जो लिखेंगे वो एच डैश लिखेंगे, मतलब कि थिकनेस प्लस का टी लिखेंगे ना, यहाँ पे थिकनेस प्लस टी म्यू अपॉन 3 बच्चों, ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो एच डैश भी हमारे पास कितना आ जाएगा ये चीज़ आप सब देख ले सकते हैं। यहाँ पे एच डैश ऑफ बी हमारे पास जो आ रहा है टी इंटू 1 प्लस म्यू अपॉन 3 डिवाइड बाई म्यू, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं बच्चों। एच डैश बी का वैल्यू और कुछ थोड़ी है, एच डैश बी का वैल्यू और कुछ थोड़ी है, वो तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कि फाइनली अगर एच डैश बी देख रहे हैं तो इस सरफेस से जा रहा है रेज, तो इस सरफेस से जब रेज जा रहा है तो एयर में ही तो जा रहा है, तो फाइनल तो हमें मिल ही गया ना। फाइनल अगर हम देखें तो हमको एच एपरेंट तो मिल ही गया है, वो तो लिखा हुआ है इंटरफेस के बिटवीन में दिखेगा यहाँ पे, तो एपरेंट हाइट तो यही हो जाएगा जो कि टी के बराबर है। तो एच डैश ऑफ बी अगर देखें डिवाइडेड बाई टी कर दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 अपॉन म्यू प्लस 1 अपॉन 3, तो 3 प्लस म्यू अपॉन 3 बन जाएगा 3 म्यू, और एच डैश भी हमको टी दिख गया है, टी अपॉन टी कर देंगे जो कि कट भी जाएगा, तो 3 म्यू इक्वल टू 3 प्लस म्यू, तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू आ जाएगा 1.5 बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से भी आ गया। तो ये चीज़ तो बहुत लेंदी हो जाता है ना, सवाल में अगर ऐसे करने जाए तो एक एक का निकालते रहें, एक एक का निकालते रहें तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप इसको करने के लिए डायरेक्टली आप इस तरीके से जा सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे 1 ले लेना है जो फाइनल होगा, जो एयर में ऑब्जर्वर होगा, बाकी म्यू उसका लीजिएगा जिस मीडियम को आप कंसिडर कर रहे हैं। इस तरीके से करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। आगे देख लेते हैं एक और सवाल आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन पे। स्लैब है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्लैब नहीं सर बबल है, ठीक है, बबल ही ना, ग्लास स्लैब, ठीक है। 6 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द वन फेस, 4 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द अपोजिट फेस, थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट। ये तो सब लोग करवाते हैं बच्चों, ये सवाल तो सब टीचर्स करवाते हैं। एक मान लेते हैं कि ग्लास स्लैब आपको इस तरीके से दे रखा है। इस ग्लास स्लैब के लिए आपको ये चीज़ बोला जा रहा है कि अगर इस सरफेस 1 और 2 सरफेस ले लेता है, अगर हम लोग इस तरफ से व्यू करते हैं, इस तरफ से हम इसको देखते हैं, इसमें एक बबल है ना, एयर बबल है, कुछ मान लेते हैं कि होगा कहीं पे। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, 6 सेंटीमीटर इसका क्या है डीप फ्रॉम द व्यूड फ्रॉम द वन फेस। अच्छा, यहाँ से नहीं है, बोला रहा है कि अगर इसको देखा जाता है इस तरफ से, इस स्लैब की तरफ, इस फेस की तरफ से इसको अगर देखा जाता है तो इससे जो लाइट रेज आ रही है वो 6 सेंटीमीटर डीप दिख रही है, ओके। लेकिन अगर हम इधर से देखते हैं अपोजिट फेस से, अगर हम लोग इधर से देखते हैं तो हमें ये बबल 4 सेंटीमीटर डीप व्यू दिखता है। अरे यार सिंपल बात हो गई, मान लेते हैं ये बबल कहीं पे होगी, लेकिन इसका जो इमेज बन रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर डीप है और इधर से देखने पे ये बबल कहीं यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 4 सेंटीमीटर डीप, तो ये एपरेंट हाइट ही तो हो गया, एच एपरेंट ही तो हो गया, है ना। H1 इसको मान लेते हैं, H2 मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर ये इसको देख रहा है तो वो ऑब्जर्वर को यहाँ से ये आती हुई रेस दिखेगी, तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं एच डैश मतलब H1 है यहाँ पे अपॉन एच, इसको x मान लीजिए ना, इसको x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा H1 प्लस एक्स। हाँ सर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो H1 अपॉन H1 प्लस एक्स, वही एच डैश अपॉन एच इक्वल टू म्यू फाइनल, फाइनल तो एयर में ही आ रहा है रेज, अपॉन म्यू 1.5। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनल इसको नज़र आ रही है H2 डिवाइडेड बाई, इधर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस निकालना है यहाँ से, तो इसका टोटल थिकनेस जो होगा T होगा, उसमें से E वाली घटा देंगे तो टोटल ये निकल जाएगा ना। अगर यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो टोटल इसका थिकनेस T होगा मान लेते हैं, उसमें से हम इसको घटा देते हैं H1 प्लस एक्स को, ठीक है।
तो टी माइनस ऑफ H1 प्लस एक्स कर देता हूँ इक्वल टू म्यू फाइनल जो कि हवा में आ रहा है अपॉन 1.5। ये और ये दोनों ठीक लग रहा है, दोनों को इक्वल कर देता हूँ। H1 का वैल्यू डाल देता हूँ, डाल दूँ क्या? H1 का वैल्यू जो है बच्चों वो कितना है, 6 है अपॉन 6 प्लस एक्स इक्वल टू अगर यहाँ पे ये चीज़ देखा जाए तो ये हो जाएगा H2 जो कि हमारे पास 4 है डिवाइडेड बाई पूरा थिकनेस नहीं पता है अपॉन माइनस में H1 प्लस एक्स। H1 प्लस एक्स जो है वो इतना है 6 प्लस एक्स है, ठीक है। यहाँ पे 6 और 4 कटता हुआ भी दिख रहा है, हमें काट सकते हैं ना 2 बार में 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप बच्चों 3t आ जाएगा इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस एक्स हो जाएगा। इक्वल टू क्यों लिख रहा हूँ, माइनस है ना, इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस एक्स है। इसको इधर ले जाकर जोड़ देंगे तो 3t इक्वल टू आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 6×5 = 30 हो जाएगा प्लस का 5 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ से ये एक्स का वैल्यू निकालना है तो निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे H1 का वैल्यू आपको पता है 6/6 प्लस एक्स इक्वल टू 3/2 है, 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे आज पे 9 इक्वल टू 6 प्लस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 3 आ जाएगा बच्चों। एक्स का वैल्यू 3 रख दीजिए, ये हो जाएगा 15 ये 45 हो जाएगा। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 है ना, तो 45 को 3 से अगर हम काटना चाहें 15 तो ये 45 होता है, तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 15 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। कितना आसान है बच्चों, कर सकते हैं आप लोग, आसान ही तो है ये सवाल। अगला सवाल देख लेते हैं, काफ़ी इजी सा सवाल है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द ग्लास स्फीयर है, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट सो दैट द रिफ्लेक्टेड रे विच इंटर्स द स्फीयर सॉरी डजंट कम आउट ऑफ द स्फीयर। रे जो इंटर करता है स्फीयर में वो बाहर नहीं आता है, मतलब बात ये हो गया, बात तो वही हो गया ना फिर, जब आदमी गरीब हो अपनी नीयत से गरीब होता है। देखिए लाइट जो इसके ये अंदर आ रही है तो इसमें कुछ रिफ्रैक्ट होगी भाई, कुछ तो रिफ्रैक्ट होगी ना लाइट, क्योंकि देखा जाए तो इसका सेंटर से जाती है ना, ये जो नॉर्मल होती है इसके सेंटर से जाती है। सर्कल का नॉर्मल तो सेंटर से ही जाता है बच्चों, ये तो पता ही होगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, इसका म्यू 3/2 है। ये लाइट रे डजंट कम आउट ऑफ द स्फीयर, ये लाइट रे बाहर नहीं आती है, मतलब समझ रहे हैं आप, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। मतलब ये है कि लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाहर नहीं आती तो रिफ्लेक्ट ही तो होगी। तो यहाँ पे जो एंगल से आया होगा, मान लेते थीटा सी से ही आया होगा और यहाँ पे थीटा सी से गया होगा। क्यों, TIR का केस बन गया ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट रे ये डेंसर मीडियम से हवा में नहीं गया, जब ये एयर में नहीं गया, जब गया ही नहीं तो इसका मतलब अंदर ही रिफ्लेक्ट हुआ, वो तो TIR का कंडीशन है, वो थीटा सी पे ही होता है, ओके। ये थीटा सी पे हो गया तो साइन ऑफ थीटा सी हम लोग निकालना है, क्या होता है बच्चों, 1/μ हमने देखा है। 1 किस लिए होता है, जब एयर आता है तो वो यहाँ एयर ही तो है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो थीटा सी का वैल्यू हमने देख लिया। अब डायरेक्टली यहाँ पे थीटा सी का वैल्यू कुछ लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स आ गया 2/3, ले बच्चा ये हो गया आंसर। ऐसा नहीं है बच्चों, ये गलत है। आपको पूछा जा रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप क्या बता रहे हैं ये बताइए ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, ओके। अब ये चीज़ ध्यान में देना पड़ेगा, ये रेडियस होता है, ये सेम होता है, ये और ये सेम होता है, तो इसका एंगल ये और इसका एंगल ये बराबर होता है, तो ये थीटा सी हो जाएगा। तो ये थीटा सी है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं आप स्नेल्स लॉ, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू 3/2 इंटू साइन आर मतलब साइन थीटा सी। साइन आई बराबर हो जाएगा 3/2 इंटू साइन आर मतलब साइन थीटा सी जो कि 2/3 है, ये कट गया तो 1 आ गया। साइन थीटा का 1 वैल्यू जब थीटा 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री का होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। गलत नहीं करना है भाई, इस चीज़ों को अच्छे से देखना है पहले। एक और काफ़ी आसान सा सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पे ये रहा। बोला जा रहा है कि 1 फेस ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लैब जिसका ग्लास प्लेट है, जिसका 6 सेंटीमीटर थिक है, जो कि सिल्वर्ड किया गया है, एक फेस उसका रेक्टेंगुलर ग्लास का। ऑब्जेक्ट इज हेल्ड 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट फेस, अच्छा, ग्लास स्लैब के फेस के सामने 8 सेंटीमीटर रखा गया है, 8 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट
जो 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द सिल्वर्ड फेस इमेज फॉर्म करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ग्लास का? तो हम ये चीज़ बहुत आसानी से बता सकते हैं कि अगर हमारे पास ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब कुछ अच्छा नहीं बना यार, ये देखिए बच्चों ये ग्लास स्लैब है हमारे पास, और इस ग्लास स्लैब के लिए हम ये चीज़ बता रहे हैं कि ये किसका जो फेस है ना उसको हमने सिल्वर्ड कर दिया है, ठीक है, जिसका थिकनेस 6 सेंटीमीटर बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर हेड फ्रॉम द फ्रंट फेस जो है इस ग्लास स्लैब का, वहाँ से 8 सेंटीमीटर दूर हमने रख दिया है ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अगर ये मिरर की तरह काम कर रहा होगा तो यहाँ से ये चीज़ देखना पड़ेगा यहाँ पे, फिर यहाँ से इसका इमेज भी बनेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये जो है सिल्वर्ड है, तो ये मिरर की तरह काम करेगा, तो इसका इमेज भी बनेगा इधर। तो दिख रहा है हमें 8 6 14 सेंटीमीटर, यहाँ से 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी 14 सेंटीमीटर दूर बनेगा। लेकिन बोल रहा है इमेज फ्रॉम 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द सिल्वर्डनेस, मतलब यहाँ से 12 सेंटीमीटर के दूरी पे बनेगा। भाई सर ये गलत बात है ना? कुछ गलत नहीं बात है बच्चों, आप गलत हो, इसलिए गलत हो क्योंकि आपने ये चीज़ फेस छोड़ दिया। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ होगा कहीं पे, अगर कहीं कोई रेज गया होगा तो रिफ्रैक्ट हुआ होगा, तो उसके कारण ये डिस्टेंस एक्चुअली में आपको 14 नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, जो कि 12 है, तब जाकर ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर इस चीज़ के लिए हम देखें 12 के लिए, तो हमें एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि ये मिरर कुछ आगे है। सर ऐसे क्या है, मतलब आगे क्या है मान लेते हैं ये आगे है बच्चों, ठीक है, ये मिरर को हमने आगे थोड़ी सी खिसका दिया है। तो अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये x है, तो इधर वाला डिस्टेंस हो जाएगा 6 माइनस एक्स। अब आप बराबर कर सकते हैं कि 8 प्लस एक्स जो होगा वो 6 माइनस एक्स प्लस 12 के बराबर होगा। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर ये 2x हो जाएगा ना, और इसको अगर इधर ले जाएं तो -2, तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अगर आप देखना चाहें तो ये 5 सेंटीमीटर है बच्चों, और ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। फिर तो बात ये है कि ये जो जो इमेजिनरी मिरर हमने आगे लाया है उसके लिए कि ये इमेज का फॉर्मेशन बिल्कुल इसके पीछे हो, तो उसके लिए ये दूरी कितना होगा, 8 और 5, 8 5 कितना होता है, 13 सेंटीमीटर होता है। 13 सेंटीमीटर ये, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर 12 में जोड़ देंगे तो ये 13 सेंटीमीटर होगा। तो अब जाके ये ऑब्जेक्ट का इमेज बिल्कुल सही स्थान पे बन रहा है, क्योंकि यहाँ भी 13 सेंटीमीटर, यहाँ भी 13 सेंटीमीटर। सर अब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है? रिफ्रैक्शन इसलिए नहीं क्योंकि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है, तो रिफ्रैक्शन का केस नहीं लेंगे क्योंकि डायरेक्टली इंटर कर जाता होगा। सर उस टाइम पे भी तो कर रहा होगा, तो ये चीज़ बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि उस टाइम पे भी कर रहा होगा। तो भाई ये 8 6 14 12 के बराबर हो क्यों नहीं रहा है? तो आई डोंट नो कि इसमें क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, क्या है, कैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन चलिए हम सोल्व करते हैं, क्या करें। इसका म्यू दे रखा है, तो यही तो पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये जो स्लैब है। तो इसका, इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बता सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता होगा शिफ्ट क्या होता है। ग्लास स्लैब में शिफ्ट तो पता ही होगा, T इंटू 1 माइनस 1/म्यू। सर 1/म्यू कब होता है, जब यहाँ पे ये एयर आता है। तो बच्चों बाहर एयर ही है, ठीक है। तो शिफ्ट जो हुआ है, ये जो मिरर को शिफ्ट किया गया है वो 1 सेंटीमीटर किया गया है। तो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट बराबर थिकनेस जो इसका है T इंटू 1 माइनस 1/म्यू। म्यू मतलब क्या हुआ, म्यू इस स्लैब का थिकनेस कितना है, थिकनेस आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 1/6 इक्वल टू 1 माइनस 1/म्यू। 1/म्यू बराबर 1 माइनस 1/6 हो जाएगा। तो मतलब मैं यहाँ पे 5/6 लिख सकता हूँ, जिसको हम लोग 1/म्यू लिख सकते हैं। म्यू का वैल्यू हो जाएगा 1.2, लग तो रहा है 1.2 होगा ना, हाँ ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 1.2 आ जाएगा हमारे पास। तो सिंपल सी बात है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.2 होगा। तो इस तरीके से किया जा सकता है, आसान सा सवाल है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है बच्चों। आप लोग करिएगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ों को, मैं समझाने में टाइम लिया हूँ,
करेंगे तो आपसे जल्दी से हो जाएगा। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।